हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जल्दी बाहर आओ। सोहम की पुकार सुनकर माँ घबराते हुए घर के बगीचे में आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? माँ ये देखो, हमारे सारे फूल मुरझा गए हैं। लगता है गर्मी बढ़ने के कारण फूल मुरझाए हैं। बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक होगा माँ? इतनी मेहनत से मैंने अपना बगीचा संवारा था। मैंने बहुत प्यार से एक एक फूल का ध्यान रखा था, फिर ऐसा कैसे हो गया? तू परेशान क्यों हो रहा है? इन फूलों में पानी डाल दे, थोड़ी देर बाद खुद खिल उठेंगे। हाँ, मैं अभी जाता हूँ पानी लाने। सोहम फौरन पानी लाने के लिए गांव के कुएं के पास चला जाता है। वहाँ गांव के कुछ लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं। क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? गांव के मुखिया भी वही परेशान खड़े होते हैं। सोहम के पूछने पर वे उससे कहते हैं, सोहम ये देखो, धूप और गर्मी के कारण कुआं सूख रहा है। ऐसे में इस तड़पाती गर्मी में हम सब कैसे गुजारा करेंगे, बस इसी बात की चिंता हो रही है। सोहम का पड़ोसी रमेश रोते हुए कहता है, अब मैं खेती कैसे करूंगा? हम सब पानी के बिना इस बेरहम गर्मी में प्यास से तड़पते रहेंगे क्या? मुखिया जी, इस समस्या का हल जल्दी निकालना होगा, वरना गांव की खुशियां तबाह हो जाएगी। तुम सब समस्या का उपाय सोचो। वैसे सोहम, तुम्हें क्या हुआ? इतने शांत क्यों खड़े हो? काफी उदास भी लग रहे हो। कुछ नहीं मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। सोहम बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। रात होती है। सोहम की माँ उसकी फिक्र में घर से बाहर निकलती है। ये सोहम कहाँ चला गया? मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। सुबह से अभी तक घर नहीं लौटा है। आज आने दो घर, अच्छे से खबर लूंगी। फिक्र करते करते माँ आगे बढ़ती है। तभी कुछ दूर चलकर उन्हें सोहम एक पेड़ के नीचे बैठे दिखता है। बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है? बहुत रात हो गई है, चल घर चलते हैं। मैं कब से बावलों की तरह घर पर तेरा इंतजार कर रही हूँ। नहीं माँ, मुझे घर नहीं जाना। घर जाऊंगा तो बगीचे को देखकर मन और उदास होगा। अच्छा ये बता, तू तो पानी लाने गया था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से लाऊं पानी माँ? गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख रहा है। और तो और मैं आसपास के सारे गांव घूम आया, पर कहीं भी पानी नहीं मिला। हर जगह सूखा पड़ा है। हे मेरे खाटू श्याम, ये तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? हम गरीब लोग फूल बेचकर अपना गुजारा करते थे, पर इस बढ़ती गर्मी ने हमारी उम्मीद खत्म कर दी। माँ तू घर जा, बहुत रात हो रही है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। बेटा जब तक तू घर नहीं चलेगा तब तक मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगी, चाहे मुझे पूरी रात यही बैठना पड़े। माँ की जिद के आगे सोहम की एक न चली। वो अपनी माँ के साथ घर गया। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करना, शाम तक लौटूंगा। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? वो माँ, मैं सोच रहा हूँ जब तक हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाती है कोई दूसरा काम कर लूं। आखिर घर के खर्चे निकालने तो पड़ेंगे ना। इतना बोलकर सोहम दूसरा काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे गांव का सबसे धनी व्यक्ति मिलता है। अरे सोहम, कहाँ जा रहे हो भाई? बस सेठ, निकला हूँ काम की तलाश में। भगवान की इच्छा रही तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। तुम्हें कहीं और काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम तो अपने बगीचे के फूल बेचा करते थे ना। अब क्या बताऊं सेठ, इस गर्मी ने मुझसे मेरी उम्मीद छीन ली। मेरा हंसता खेलता बगीचा मुरझा गया है। अब जब तक पानी का कोई जुगाड़ नहीं होता तब तक कोई दूसरा काम ही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी तलाश अब पूरी हुई। मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज से ही काम पे आ सकते हो।
नहीं नहीं सेठ, मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो आपका आभारी हूँ। आपने मेरे कंधे का बोझ हल्का कर दिया मुझे काम देकर। तो चलो फिर मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। इसके बाद रतन सोहम को लेकर अपने गोदाम जाता है। वहाँ कुछ मजदूर अनाज की बोरियां उठाकर जगह पे रख रहे थे। सोहम, मुझे ना थोड़े और मजदूरों की जरूरत है ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो सके। आजकल मेरे कारोबार में बढ़ोतरी हो गई है। मजदूरी का काम सोहम के लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी के कारण सोहम इतनी गर्मी में मजदूरी करने के मान गया। ठीक है रतन सेठ, मैं अच्छे से काम करूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अच्छा सुनो, अभी तुम नए आए हो ना, मैं तुम्हें बाकियों से कम मजदूरी दूंगा, क्योंकि यहाँ का ये नियम है कि नए लोगों को शुरू में कम मजदूरी दी जाती है। ठीक है सेठ, जैसा आपको सही लगे। सोहम ने निस्वार्थ आधी मजदूरी में ही काम करना शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन सोहम मजदूरी करते करते बाहर के बगीचे को बहुत प्यार से देख रहा था। क्या हुआ भाई, बगीचे को बहुत ध्यान से देख रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस बगीचे की खूबसूरती देख रहा हूँ। इतने में बगीचे का माली गुस्से में आकर बगीचे का फूल कुचलने लगता है, जिसे देखकर सोहम से रहा नहीं जाता और वो उसे रोकने चला जाता है। भाई रुको, इन सुंदर फूलों को क्यों कुचल रहे हो? माली गुस्से में उसे जवाब देता है, मैं जो भी करूं तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से मतलब रखो। इस बगीचे का माली मैं हूं। पर तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है ना। फूलों को प्यार से खिलाया जाता है, उन्हें गुस्से में मसल के उनकी खूबसूरती नष्ट नहीं की जाती। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम यहाँ के मजदूर हो, मालिक नहीं। एक तो ये रतन सेठ ने मुझे इतनी धूप में माली का काम दे रखा है, मुझे मन नहीं करता धूप में काम करने का। दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। इतने में उनका शोर शराबा सुनकर बाकी के मजदूर रतन के पास उनकी शिकायत कर देते हैं। सोहम भाई जल्दी चलो, रतन सेठ ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। किसी ने तुम दोनों की शिकायत कर दी है। दोनों घबराते हुए गोदाम के अंदर जाते हैं। क्या बात है, दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे थे? मेरी कोई गलती नहीं है मालिक, ये सोहम मुझे काम नहीं करने दे रहा था। रतन सेठ, ये माली आपके बगीचे के फूलों को कुचल रहा था। मैंने इसे रोका तो इसने लड़ाई शुरू कर दी। क्यों रे माली, सोहम सच कह रहा है क्या? नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपके यहां इतने सालों से काम कर रहा हूं, आज तक आपने ऐसा कुछ सुना क्या मेरे बारे में? ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरी तुमसे आखिर क्या दुश्मनी है? ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं ताकि आप मुझे काम से निकालकर इसे माली बना दें। नहीं, ये सरासर झूठ है सेठ जी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। शांत हो जाओ तुम दोनों। सोहम, तुम्हें काम पर आए कुछ दिन हुए नहीं कि तुमने लड़ाई शुरू कर दी। रतन सेठ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी यहां लड़ाई नहीं हुई। सब अपना काम शांति से करते थे। आज तुम्हारी वजह से इतना समय नष्ट हुआ है, इसलिए आज तुम्हें बस आधे दिन की ही पगार मिलेगी। अब बाकी सब जाकर अपने अपने काम में लगो। इतना बोलकर रतन चला जाता है। माली का झूठ कोई नहीं पकड़ पाता। बस इसी अकड़ में माली भी खुश होकर बगीचे में चला जाता है और सोहम उदास होकर मजदूरी करने लगता है। उदास मत हो भाई, वो माली ऐसा ही है। उदास ना रहूं तो क्या करूं भाई? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा, फिर भी आज मैं सबके सामने झूठा साबित हो गया। तुम झूठे नहीं हो, ये बात यहाँ के आरे मजदूर अच्छे से जानते हैं। वो तो ये माली बहुत शातिर है, किसी को भी फंसा देता है, इसलिए कोई इसके मुंह नहीं लगता। देखना, भगवान उसकी असलियत एक दिन जरूर सामने लाएगा। इतना बोलकर सोहम चुपचाप अपना काम करने लगा। शाम हुई। सोहम आधी मजदूरी लेकर घर गया। आ गया बेटा, बैठ आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मां रुक जाओ।
क्या बात है, बोल बेटा। मुझे पानी नहीं पीना, ये ले मेरे आज की मजदूरी। बेटा, आज मजदूरी रोज के मुकाबले इतनी कम क्यों है? माँ, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो बदले में बुरा ही हो जाता है। माँ के पूछने पर एक बेटे के अंदर का दर्द आंसू बनकर बहने लगा और उसने रोते रोते अपनी माँ को सारा सच बताया। रो मत मेरे बच्चे, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। सच सामने आने में भले ही देरी हो जाए, पर सच सामने आकर ही रहता है। माँ ने सोहम को दिलासा दिया, उसे समझाया। तब जाकर सोहम के दिल को ठंडक मिली। और रात में अपनी माँ के साथ भोजन करके वो अपने मुरझाए हुए बगीचे में गया। न जाने मेरा प्यारा सा बगीचा कब पहले की तरह खिल उठेगा। मेरे खूबसूरत फूल कब अपनी सुंदरता के रंग बिखेरेंगे। थोड़ी देर अपने मुरझाए बगीचे में बैठकर सोहम ने अफसोस जताया और सोने चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो अपने काम पर गया। आज बड़ा जल्दी आ गया, लगता है कल की डांट का असर है। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। मुझसे उलझ पाओ, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। सोहम उस घमंडी माली को बिना कोई जवाब दिए गोदाम के अंदर चला जाता है। अंदर रतन अपनी बहन माया के साथ बैठा हुआ था। सोहम, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये मेरी बहन माया है। आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से आई है। अब से ये मेरा कारोबार संभालेगी, इसलिए जो भी जरूरी बातें हो इसे बता देना और बाकी मजदूरों को भी कह देना। भैया, आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बेफिक्र रहिए। चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। रतन कारोबार की जिम्मेदारी माया के ऊपर छोड़कर अपने दूसरे कामों में चला जाता है। माया बहुत गुणवान और जिम्मेदार लड़की थी। उसने बिना एक क्षण की देरी किए अपना काम शुरू कर दिया। सोहम, यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे मजदूर हो या माली, मुझे उन सभी की जानकारी और पूरे साल का हिसाब किताब चाहिए। जी मालकिन, जैसा आप कहो। मैं घर जा रही हूँ, आधे घंटे में काम पूरा करके घर आ जाना। इतना बोलकर माया घर चली गई। आदेश मिलते ही सोहम अपने काम में लग गया। कुछ देर में सारे मजदूरों के आने का समय हुआ। अरे सोहम भाई, आज बड़ी जल्दी आ गए। आज सेठ किसी भी वजह से मुझसे नाराज ना हो, इसलिए मैंने कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अच्छा किया तुमने। वो माली अब तुम्हारे पीछे पड़ा है कि तुम कोई गलती करो और वो फिर से तुम्हारी चुगली करे। अच्छा, अब मैं सेठ के घर जा रहना हूँ। माया मालकिन को पूरे साल का हिसाब किताब देखना है। अच्छा, तो रत्न सेठ की बहन ना शहर से आ गई। मैंने सुना है कि वो अपने सारे काम में बहुत पक्की है। हाँ, ये तो है। तभी तो शहर से आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। हर लड़की को उनके जैसा ही सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतना बोलकर सोहम माया के पास हिसाब किताब लेकर चला जाता है। माया सारा हिसाब किताब देखती है और उसे पता चलता है कि पूरे साल किसी ने हिसाब में बहुत घपला किया है। ये क्या सोहम, हिसाब में इतनी गड़बड़ी कौन कर रहा है? हर साल जितना मुनाफा होना चाहिए उससे कम ही पैसे आते हैं खाते में। पता नहीं मालकिन, मैं तो कुछ दिन पहले ही काम में आया हूँ। अच्छा, इससे पहले तुम क्या करते थे? मालकिन, मैं फूल बेचा करता था। मेरा खुद का बगीचा था, पर गर्मी और पानी की कमी के कारण सारे फूल मुरझा गए। ओह अच्छा, वैसे हमारे बगीचे का काम कौन संभालता है? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ मालकिन, कुछ हुआ है क्या? अब तुम काम पर जाओ, मैं शाम को भैया के साथ आऊंगी, फिर सब पता चलेगा। माया ने सोहम को बिना जवाब दिए भेज दिया। सोहम के मन में सवाल पैदा हो गए कि आखिर कौन है वो जमाखोर जो हिसाब में चोरी करता है। शाम हुई, सारे मजदूर काम कर रहे थे। तभी माया रतन के साथ वहां आती है। सोहम,
सारे मजदूर और माली को लेकर यहाँ आओ। सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी बहुत चिंतित थे कि अचानक सबको एक साथ क्यों बुलाया गया। इतने में माली उनसे सवाल पूछ बैठा। मालिक, क्या बात है? हम सबको क्यों बुलाया गया है? तुम ही बगीचे को संभालते हो ना? जी मालकिन, देखिए बगीचा कितना सुंदर और खिला खिला लग रहा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। भैया, यही है असली गद्दार। इतने सालों से ये मासूम बनने का ढोंग करके आपको धोखा देते आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो मालिक का वफादार हूँ। नाटक बंद कर अब तू। मैंने भी हिसाब देखा है। फूल बेचकर जो भी मुनाफा होता है, तू उसकी आधी रकम ही खाते में जमा करता था। हम तो पहले से ही जानते थे कि ये भरोसे के लायक नहीं है। मालिक, आपकी बहन झूठ बोल रही हैं। मैंने कोई घपला नहीं किया। चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के बारे में ऐसे बोलने की? अब तू यहाँ काम नहीं कर सकता है। मैं ऐसे धोखेबाज लोगों को काम पर नहीं रखता। माली का सच सामने आते ही उसे काम से निकाल दिया जाता है। उसके जाते ही लोगों के बीच हलचल होने लगती है। अब बगीचे को कौन संभालेगा? ये सुनकर माया रतन से कहने लगती है। भैया, सोहम को बगीचे की देखभाल में लगा लीजिए। मैंने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि ये बहुत मेहनती और ईमानदार है। ठीक है, तो आज से सोहम बगीचे का सारा काम करेगा। शुक्रिया सेठ जी, मैं पूरी लगन से अपना काम करूंगा। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैंने उस दिन झूठ नहीं कहा था। ठीक है, अब जा अपना काम कर। सच तो सामने आया, पर रत्न धनी होने के कारण बहुत घमंडी हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। सोहम बगीचे को बहुत प्यार से संभालता था। एक दिन वो बगीचे में काम कर रहा था, तभी माया वहाँ आती है। क्या बात है सोहम, तुमने तो कुछ दिनों में ही पूरे बगीचे का रंग रूप ही बदल दिया। बगीचा पहले से काफी सुंदर लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपके बगीचे में समय पे पानी डलता है। आप लोग तो शहर से पानी मंगवाते हैं ना। आप जैसे धनी लोगों के ऊपर गर्मी का कोई असर नहीं होता होगा। लगता है बगीचे से तुम काफी जुड़े हुए हो, इसलिए भावुक हो गए। मालकिन, मुझे फूल उगाना, उनकी देख रेख करना बहुत पसंद है। मुझे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत सुकून मिलता है। अच्छा लगा है ये देखकर कि तुम्हें फूलों की जानकारी इतनी बारीकी से है। फूल दिल को सुकून पहुंचाते हैं, इसलिए तो कोई त्योहार हो या शादी, लोग फूलों को ही महत्व देते हैं। हाँ, फूलों की सुगंध मन मोह लेती है और उनकी सुंदरता दिल को छू लेती है। सोहम की बातों से माया बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। सोहम पूरी निष्ठा और लगन के साथ बगीचा संवारने लगा। धीरे धीरे माया का सारा ध्यान सोहम के ऊपर आ गया। यह कहानी है कुणाल नामक एक मेहनती लकड़हारे की, जो रोशनीपुर गांव में रहता था। कुणाल अत्यंत दयालु और ईमानदार था और गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। कुणाल जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव गांव जाकर बेचता। दादाजी कमल, ये लो आपकी लकड़ियां। हाँ बेटा, ला दे। इसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन आज मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी मेरे बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे। कोई बात नहीं दादाजी, जब आपके पास पैसे आ जाए तब दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा। भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। धन्यवाद दादाजी, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। और भी जगह लकड़ियां देनी है। आगे बढ़कर कुणाल चाचा चमन के घर पहुंचा। चाचा चमन, लकड़ियां लाया हूँ। अरे कुणाल आ गया। अरे आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ठीक है चाचा, अभी देता हूँ। ये लो आपकी बाकी की लकड़ियां। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ,
कल और लकड़ियां लेते आना। सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद कुणाल घर की ओर निकल पड़ा। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगी। हे भगवान, हवा तो बहुत तेज हो गई है। मुझे जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। कुणाल की पत्नी ममता घर पर उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, कहाँ रह गए ये? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करिए, ठंड का समय है, लेकिन यह है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। ममता, ओ ममता। आ गए आप? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ ममता, तुम ठीक कह रही हो। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूंगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाया करूंगा। ममता, वो मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बढ़ गई है ना, तो बिना कंबल की रात नहीं कटेगी। जी हाँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। इस तरह कुणाल का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। अगले दिन सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। अरे ममता, सुनती हो? जरा मेरा टिफिन बांध कर दे दो, फिर मैं काम पर निकलूं। हाँ, बस अभी लाई। ये लीजिए आपका टिफिन। अच्छा ममता, तो मैं निकलता हूँ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। जल्दी से जंगलों के लिए निकल जाता हूँ, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। कुणाल घर से निकल जाता है। कुणाल गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। कुणाल भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, वहीं जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इसीलिए ठंड की पहले से ही तैयारी करके रखो। हे भगवान, अगर बारिश हो गई तो ठंड में तो सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या भाई तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। इस गांव में विक्रम नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो बहुत लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। विक्रम ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर लिया था। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां केवल जमा करे जा रहे हैं, इसे गांव में जाकर बेच क्यों नहीं आते? अरे शिवानी, तुम बस देखती जाओ। कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। उस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, मेरी बात मानिए, तो ऐसा करना सही नहीं है। अरे अब तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। विक्रम अपनी पत्नी को चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था।
अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से कुणाल की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। हे भगवान, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी यह मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। ममता, ओ ममता। जी क्या हुआ? ये देखो ममता, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। जी आप चिंता मत कीजिए, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। अगले दिन सुबह। अरे ममता, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? जी बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। दोनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। हे भगवान, बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गई और यह बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश बंद हो गई। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई होंगी। एक काम करते हैं, गांव में सरला काकी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। कुछ दिन का तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। उपले लेकर ममता घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये कड़ाके की ठंड और अब ये बारिश, लगता प्रभु जान ही लेकर मानोगे। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं तो इस बारिश से छुटकारा मिले। भीगते भीगते ममता घर पहुंच जाती है। अरे तुम तो पूरी भीग गई हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम को जिस मौके की तलाश थी वो आ चुका था। विक्रम अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे विक्रम लकड़ियां लाया है, ला जल्दी दे दे, इसकी बहुत जरूरत थी। ये लो काका। ये लो विक्रम, इसके पैसे। काका, ये तो केवल 50 रुपए हैं। 50 रुपए और लगेंगे। क्यों कुणाल तो 50 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका, आपको तो पता ही है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको इसके 100 रुपए देने होंगे। कुणाल भी शायद आपको लकड़ियां ना दे पाए, क्योंकि मैं यह लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूं और मुझे भी यह काफी महंगी ही मिली है। ठीक है, ये लो बाकी के 50 रुपए। इस तरह विक्रम पूरे गांव में लकड़ियां बेच देता है और उसको लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी विक्रम से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज कुणाल के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और लेने के लिए पैसे भी नहीं है। आप जाइए ना गांव में, देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो लाला की दुकान से उधार ही लेते आना। ठीक है ममता, मैं जाता हूँ।
कुणाल खाने की तलाश में निकल पड़ता है और लाला की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे कुछ राशन की जरूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो कुणाल, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। लाला जी, कुछ भी दे दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। देख कुणाल, तू मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात समझ, तू किसी और से मांग कर देख ले। लाला जी कुणाल को साफ साफ मना कर देते हैं और कुणाल निराश होकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ये ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं घर में, कुछ और जलाने के लिए भी नहीं। अब क्या करूं? तभी कुणाल का एक दोस्त रिंकू वहीं से गुजरता है। अरे कुणाल, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या कुणाल भाई बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो? कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं रिंकू भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और लाला जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। ममता भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है कुणाल। सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। काफी दिन से बारिश हो रही थी तो मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, मैं बस इतना ही तेरी मदद कर सकता हूं। सुबह से 20 रुपए की ही आमदनी हुई थी, ये तू रख ले। रिंकू भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई, आखिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम चिंता मत करो, ये आलू तुम घर ले जाओ। ठंड बहुत है, मैं भी घर को ही जा रहा हूं। आलू लेकर कुणाल घर पहुंच जाता है। ममता, ये लो कुछ आलू, तुम इन्हें उबाल लो। आज इसी को खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। ममता चूल्हा जलाकर आलू उबाल देती है। ममता, इस पर थोड़ा सा काला नमक झिड़क दो। जी, अभी डालती हूँ। ममता ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है। बेटा, कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारा की मदद करो बेटा, कोई तो सुन लो। उन्होंने देखा कि ठंड में एक अम्मा बाहर खड़ी थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रही हो? बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है। कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यहीं प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। कुणाल अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर अम्मा को दे देता है। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियां जला दो। माफ करना अम्मा, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। थोड़ी सी लकड़ियां थी जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास कोई लकड़ियां नहीं बची। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम यह खाना तो है, मैं इसे ही खा लेती हूँ। आलू को खाकर उनका पेट भर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, काफी दिन से भूखी थी, आज इन आलू को खाकर मेरा पेट भर गया है। अम्मा की नजर जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वे बिल्कुल खाली हो गए थे। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो। बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर यह लो, ये कुछ बीज हैं, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। ये किस चीज के बीज हैं? बेटा,
ये जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उन्हीं के बीज हैं। इससे तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिलेगा। लेकिन अम्मा, ये तो बीज है, इन्हें पेड़ बनने में काफी समय लग जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। तुम इसे बस अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर इसका कमाल तुम अगले दिन देखना। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अम्मा, आप इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी वह पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। कुणाल और ममता उन बीजों को अपने आंगन में लगा देते हैं। जब सुबह होती है तो कुणाल को उन बीजों की याद आती है और वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नजारा देखकर कुणाल हैरान था। अरे ये क्या है ममता? ओ ममता, जल्दी आओ। कुणाल द्वारा लगाए गए बीज अब ऊंचे ऊंचे पेड़ बन चुके थे। ये देखकर कुणाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो सच में जादुई पेड़ है। जी, अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। जी हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। लकड़ियों को काटकर कुणाल गांव की ओर निकल पड़ता है। दादाजी कमल, तुम्हारे लिए लकड़ियां लाया हूं। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो लकड़ियां देने यहाँ चला आया। 2 दिन से ठंड से परेशान थे, जलाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं बची हैं। पिछले 2 दिनों से विक्रम भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा। दादाजी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रोज लकड़ियां समय पर पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन कुणाल बेटा, तुम्हारे पास ये लकड़ियां कहाँ से आई? काफी दिन से सूरज तो निकल नहीं रहा, फिर ये सूखी लकड़ियां तुम कहाँ से लेकर आए? दादाजी, बस ये समझ लो, ये भगवान का चमत्कार है। अच्छा दादाजी, अब मैं चलता हूँ और गांव में लकड़ियां देने जाना है। लेकिन यह सब होते हुए विक्रम अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए विक्रम ने कुणाल का पीछा करना शुरू कर दिया। जी, आ गए आप। लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गई। हाँ ममता, अब हमें कभी दूसरी जगह से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी, भला हो उस अम्मा का जिसने हमें यह जादुई पेड़ दिया है। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो यह जादुई पेड़ है, क्यों ना मैं भी इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा लूं। ऐसा सोचकर विक्रम उस समय तो वहां से चला जाता है। लेकिन रात के समय कुणाल के घर के पास आकर वह उस पेड़ से चुपके से लकड़ियां काट लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन सुबह विक्रम अपनी लकड़ियां बेचने निकला। दादाजी, लकड़ियां लाया हूँ, बोलो कितनी चाहिए? अरे विक्रम, अब मुझे तुम्हारी लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुणाल मुझे समय पर लकड़ियां दे जाता है। तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। दादाजी ने विक्रम से लकड़ियां खरीदने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। विक्रम गांव के और लोगों के पास भी जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि मजबूरी के समय में विक्रम ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। काफी महंगे दाम पर
लकड़ियां बेचकर उसने गांव वालों से खूब मुनाफा कमाया था। विक्रम को भी अच्छा सबक मिल चुका था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। किसी गांव का कोई व्यक्ति भी उसे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था। मजबूरन विक्रम को लकड़ी बेचने का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ा। नहीं मोहन, आज रुकना नहीं है। अगर आज रुक गया तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बस थोड़ा और। मोहन कड़ी धूप में तड़के से खेत में अकेला काम कर रहा था। मोहन को काम करता देख गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे भाई, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थकान नहीं हुई क्या? कुछ खा लो, उसके बाद काम कर लेना। नहीं भाई, मुझे खाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे बहुत मेहनत करनी है ताकि इस साल मेरी भी फसल देखकर जमींदार खुश हो और मुझे अच्छी जमीन दे दे खेती के लिए। बात तो तुमने सही कही मोहन। तुम गांव में इकलौते हो जिसे बंजर जमीन दी गई है खेती के लिए। तुम पर बहुत तरस आता है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। तुम्हारा शुक्रिया मित्र, पर तुम फिक्र मत करो। इस साल फसल उत्सव में लोग मेरी भी फसल खरीदने आएंगे, देखना तुम। इतना बोलकर मोहन खुशी खुशी अपना काम करने लगता है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि इस बार वो गांव के फसल उत्सव में, जो हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, में भाग लेकर रहेगा और अपनी एक पहचान बनाएगा। काम करते करते शाम होती है। मोहन का सहायक अपने घर जाने लगता है। चलो भाई, शाम हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। आज के लिए बहुत धन्यवाद मित्र। अंधेरा हो गया है, संभल कर घर जाना। वो आदमी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मोहन भी थकान और पसीने से लथपथ होकर अपने घर को जाता है। घर में उसकी पत्नी राधिका बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए आप। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है राधिका? इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक मैं बस आपको कड़ी मेहनत करते हुए ही देख रही हूँ, पर मेहनत का फल तो हमें कभी मिलता ही नहीं। मुझे लगता है ये गांव ही हमारे लिए मनहूस है। हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान। हमारी किस्मत ही हमसे रूठी हुई है, तो इसमें गांव का क्या दोष? यह सब मैं नहीं जानती। अगर इस बार भी फसल उत्सव में हमें नाकामी हासिल हुई तो हम गांव छोड़ देंगे। आपको मेरा ये फैसला मानना होगा। चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर इस बार भी फसल नहीं होगी तो हम हमेशा के लिए ये गांव छोड़ देंगे। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे वादा कर दिया। उसे लग रहा था कि इस बार वो बंजर जमीन में फसल उगा लेगा। मोहन आने वाले खतरे से अनजान होकर बेफिक्र हुए सो जाता है। अगली सुबह मोहन खेती करने के लिए घर से निकलने लगता है। तभी आंगन में उसके बीमार पिता उसे रोक लेते हैं। बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वो पिताजी, मैं खेती करने जा रहा था। इधर आ, कुछ समय अपने बूढ़े पिता के साथ बैठ तो सही। कितने दिन हो गए मैंने तुझसे सुकून से 2 पल बातें भी नहीं की। ये सुनते ही मोहन भावुक हो जाता है और अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। कहिए पिताजी, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ नहीं बेटा, तू हमारे लिए जितना कर रहा है वही बहुत है। तू अपनी सेहत की फिक्र किए बिना हमारे लिए दिन रात काम करता है। देखना भगवान तुझे एक दिन जरूर कामयाब बनाएगा। बस पिताजी, आपका आशीर्वाद और प्यार ही मुझे हिम्मत देता है। पता है बेटा, जब तेरी माँ जिंदा थी तो हम दोनों पूरे गांव में साथ घुमा करते थे। जब से तेरी माँ स्वर्ग सिधारी है, ये घूमने फिरने का शौक मिट गया है। पर इस गांव की मिट्टी मुझे हर वक्त तेरी माँ की याद दिलाती। मैं जानता हूँ पिताजी, आप इस गांव से बहुत जुड़े हुए हैं। आपका बचपन इसी गांव में बिता है। बात करते करते मोहन के पिता भावुक होकर रोने लगते हैं।
बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे मेरी जन्मभूमि से दूर मत करना। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कल बहू की बातें सुनी। तू कुछ भी करके अपना काम जमा ले, फसल उत्सव में शामिल हो जा। इस गांव में मुझे तेरी माँ की मौजूदगी महसूस होती है। मैं अपनी आखिरी सांस तक यही रहना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मोहन ने अपने पिता को दिलासा दिया। मोहन इस साल कैसे भी करके अपनी बंजर जमीन पे फसल का सोच ही रहा था, तभी जमींदार का नौकर हरिया वहां आता है। ए मोहन, चल, जमींदार ने तुझे मिलने बुलाया है। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अचानक जमींदार को मेरी याद कैसे आई? चुपचाप चल, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि यहाँ रुककर तेरे सवाल का जवाब दूं। मोहन हरिया के साथ जमींदार के घर चला जाता है। वहाँ कुछ किसान पहले से ही मौजूद थे। मोहन उन सबको साथ देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है जमींदार साहब, आज सारे किसान भाइयों को एक साथ यहाँ क्यों बुलाए हैं? तुम सब कान खोलकर सुन लो। मुझे कुछ दिनों के लिए अपना खेत खाली चाहिए। कोई खेती करने मत जाना। कुछ दिन सब आराम करो अपने घरों में। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? हम सब खेती नहीं करेंगे तो इतने दिनों तक खाएंगे क्या? आप एक साथ सभी से जमीन वापस क्यों ले रहे हैं? मुझसे सवाल जवाब मत कर। तेरी हैसियत नहीं है मेरे आगे आवाज उठाने की। वो मेरी जमीन है मेरा। जब मन करेगा मैं वापस लूंगा। मुझसे बहस मत कर। मालिक ऐसा मत कीजिए। खेत के कारण ही तो हमारा घर चल रहा है। अगर खेत ही नहीं रहेगा तो हमारा परिवार भूखा मरेगा। मैंने तुम सबके परिवार का ठेका नहीं लिया है। ये तुम्हारी परेशानी है। तुम जैसे चाहो अपने परिवार का पेट पालो। मैं अपनी सारी जमीनें वापस ले रहा हूं। सारे किसान मायूस होकर घर के बाहर निकल जाते हैं। जमींदार के एक फैसले ने किसानों के पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। जमींदार के एक फैसले ने सबके मन में सवालों की बारिश कर दी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, जमींदार ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया? इस फैसले से तो उसका काफी नुकसान होगा। उसे हर महीने कर नहीं मिलेगा। हाँ वही ना, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर जमींदार ने अपना नुकसान क्यों किया? वो तो पाई पाई भी सोच समझकर खर्च करता था। भाई अब ये तो वही जाने। उसकी खेती थी, उसने वापस ले ली। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हो। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम सबको सब्र ही रखना होगा। सभी किसान निराशा और उदास चेहरा ले अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मोहन को इतने दिनों तक घर में बैठा देख एक दिन राधिका उससे पूछ ही लेती है। क्या बात है जी, आजकल आप घर पे ही रह रहे हैं, खेती करने नहीं जा रहे? वो भाग्यवान। मैंने सोचा थोड़ा काम काज से आराम ले लूं। मुझसे झूठ ना कहिए, मैं खूब जानती हूँ आपको। आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से आराम नहीं लेते हैं। सच सच बताइए, क्या बात है? राधिका के पूछते ही मोहन अपनी हिम्मत हार बैठता है। उसके मन का उबाल आंसू बनकर उसके आंखों से बहने लगता है। राधिका, सब बर्बाद हो गया। जमींदार ने सारे किसानों को काम से निकाल दिया। हम सब सड़क पे आ गए हैं। यह क्या अनर्थ हो गया? यही सच है। अब मैं पिताजी की दवाइयों का खर्च कैसे उठाऊंगा? तुम्हारी शर्त कैसे पूरी करूंगा? और घर कैसे चलाऊंगा? आप रोना बंद कीजिए, भगवान सब ठीक कर देगा। सुनिए, मेरे गहने हैं ना, हम गहने बेच देते हैं। वैसे भी मैं गहने नहीं पहनती। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे पिताजी की दवाइयों और घर खर्च के लिए पैसे निकल ही जाएंगे। नहीं राधिका, तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। वो गहने तुम्हारी माँ ने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें दिए थे। मैं इतना लाचार नहीं कि तुम्हारी माँ की अमानत अपने फायदे के लिए बेचूं। मोहन ने राधिका को समझाया, उसके अंदर ये विश्वास जगाया कि वो बिना गहने बेचे भी अपनी परिस्थिति ठीक कर सकता है। फसल उत्सव का दिन करीब आने लगा था।
वो हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलने लगा, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी रतन रहने आया। अरे भाई, ये सज्जनपुर गांव ही है ना? जी हाँ, ये हमारा प्यारा गांव सज्जनपुर ही है। वैसे आप कौन हैं? मैंने तो पहले कभी आपको गांव में नहीं देखा। दरअसल मैं गांव में आज ही रहने आया हूं। मैं एक व्यापारी हूं। शहर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, पर मेरी माता श्री मुझसे रुष्ट होकर गांव आ गई है। ये गांव उनकी जन्मभूमि है। ओ अच्छा, चलो भाई, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी माताश्री आपको जल्दी मिल जाए और उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। शुक्रिया भाई। चलो मैं जरा गांव के मुखिया से मिलाता हूं। कुछ दिनों के लिए यही रहना है तो किराए पे घर के लिए बात कर लूंगा मुखिया जी से। इतना बोलते ही रतन मुखिया से मिलने चला जाता है। रतन से मिलना मोहन की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। जिस वक्त मोहन रतन से मिला, उसी वक्त उसकी किस्मत ने रुख बदलना शुरू कर दिया था। पूरे दिन काम की तलाश करते करते रात होती है और मोहन थका हारा घर लौटने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा बीमार सड़क पे पड़ी मिलती है। हे प्रभु, ये बूढ़ी अम्मा कौन है और ऐसे सड़क पे बेहोश क्यों पड़ी है? मोहन उस बूढ़ी अम्मा के करीब जाता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। माँ जी उठिए, आपको क्या हुआ है? होश में आइए। मोहन के कई बार आवाज देने के बावजूद भी वो नहीं उठती है। मोहन का घर वहीं पास में ही था, इसलिए वो फौरन अपने घर जाकर पानी लाता है और उन बूढ़ी अम्मा को होश में लाने के लिए उनके ऊपर छिड़क देता है, जिससे तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। मैं कहाँ हूँ? माँ जी, आप सज्जनपुर गांव में हैं। फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए, आप मेरे घर चलिए। आप काफी कमजोर लग रही हैं। आज रात मेरे घर में ही ठहर जाइए। मोहन बिना उनकी पहचान जाने, बिना कुछ सोचे समझे, इंसानियत के नाते उस बेचारी बूढ़ी अम्मा की मदद करता है। उन्हें अपने घर में पनाह देता है। राधिका और पिताजी मोहन के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन है जी, और आप इन्हें घर क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये बहन कौन है? मैंने इन्हें गांव में पहली बार देखा है। ये माताजी मुझे बाहर बेहोश मिली थी। अभी यह इस हालत में नहीं कि कुछ बता सके। काफी कमजोर लग रही है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। ये तूने बहुत अच्छा किया। अपने संस्कार को अपनी गरीबी के आगे रखा। मुझे तुझ पर नाज है। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। वे लोग पैसों के गरीब थे, पर दिल के अमीर थे। उनकी दयालुता देखकर बूढ़ी अम्मा भावुक हो उठती हैं। आप सब कितने अच्छे और सच्चे हैं। एक अजान शख्स के बिना कोई स्वार्थ के मदद कर रहे हैं। आज भी इस दुनिया में इंसानियत बची है, ये मुझे आप लोगों को देखकर समझ आया है। उन तीनों ने अपनी भूख मार कर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दिया। वो बहुत ही शांति से भोजन करके सो गईं, मानो जैसे कई दिनों से भूखी हो। भूख के कारण उन्होंने 3 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया। सुबह हुई, सूरज सर पे आया। राधिका बूढ़ी अम्मा को जगाने लगी। माँ जी उठिए, नाश्ता बन गया है, कुछ खा लीजिए। राधिका के बार बार उठाने पर भी माताजी नहीं उठती हैं। तब राधिका को पता चलता है कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आइए, देखिए इन्हें क्या हो गया। मोहन फौरन दूसरे कमरे से बाहर निकलकर उनके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माताजी को तो बहुत तेज बुखार है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? मेरे पास तो अनाज तक लाने के पैसे नहीं है। इनके लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? सुनिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे गहने बेच दीजिए। वो गहनों से अगर किसी की जान बचती है तो हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर राधिका, इतना सोचिए मत, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। राधिका की बातें सुनकर मोहन अपनी जिद छोड़ देता है।
कुछ देर बाद वो गहने बेचकर बूढ़ी अम्मा के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। वो दवाइयाँ खाती है और रात तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। वे दोनों पति पत्नी मिलकर कुछ दिनों तक उन बूढ़ी अम्मा की खूब देखभाल करते हैं, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। अब मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं वादा करती हूँ तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? और आप हैं कौन? आपने अभी तक अपने बारे में कुछ बताया नहीं। बूढ़ी अम्मा जैसे ही अपने बारे में कुछ बताने जाती हैं, वैसे ही मोहन के पिता घबरात हुए वहाँ आ जाते हैं। बेटा मोहन, बाहर देख, गांव वाले और जमींदार आकर शोर मचा रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मोहन अपने पिता के साथ बाहर निकलता है। बाहर जमींदार कुछ किसानों के साथ गुस्से में खड़ा होता है। मोहन, तुम तो बहुत शातिर निकले। अब तक तुम हमारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया स्पष्ट कहिए, आखिर क्या बात है? मोहन, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे अपने बनने का नाटक करके हमारी ही पीठ में अब तक खंजर घोंप रहे थे। ऐसा क्यों बोल रहे हो मित्र? आखिर हुआ क्या है? तुमने गांव में चोरी की है। जमींदार साहब ने तुम्हें गहने बेचते हुए देखा था। मेरे घर में गहनों की चोरी हुई है। सच सच कहो, तुमने ही चुराया था ना? नहीं, ये झूठ है। वो गहने मेरी पत्नी के थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। चुप कर लालची इंसान, चोरी तुमने ही की है। मैंने तुम्हें काम से क्या निकाला? तुम चोरी पे उतर आए। आज से पहले तुम्हारे सर पे इतनी मुसीबतें आई। अगर तुम्हारे पास गहने होते तो तुम कब का बेच चुके होते। आप सब मेरे बेटे को गलत मत समझिए। वो निर्दोष है। मुझे अपने संस्कारों पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता है। यह सब तुम लोगों की मिली भगत है। मैं तो कहता हूँ इनके पूरे परिवार को पुलिस के हवाले कर दो। सबने जमींदार की बात सच मानी और मोहन को दोषी समझने लगे। शोर शराबे के कारण रतन भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ जमींदार साहब? इतना शोर किस लिए हो रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। हमारे गांव में चोर रहने लगे हैं। ये मोहन एक नंबर का चोर है। क्या ये सच है? मैं तो मोहन को भला आदमी समझ रहा था। छी छी छी, लोग कितने अजीब होते हैं। सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे पाप करते हैं। सबके साथ साथ रतन ने भी मोहन को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। सबके ताने सुनकर मोहन की हिम्मत टूटने लगी। उसका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठने लगा था। तभी राधिका के साथ बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है। शांत हो जाओ सब। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने सच्चे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? माँ, आप यहाँ? मैं इतने दिनों से आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं। नालायक, तू फिर लोगों की बातों में आकर निर्दोष को गलत समझ रहा है। इसी कारण मैं तुझसे गुस्सा होकर गांव लौटी थी। माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि मोहन ने कोई चोरी नहीं की है। वो गहने इसकी बीवी के थे। इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए गहने बेच डालो और तुम सब ऐसे भले परिवार के ऊपर शक कर रहे हो। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। मुझे माफ करना मोहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी माँ का ध्यान रखा। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रतन गांव का सबसे धनी व्यापारी था। इस कारण जमींदार उसके और उसकी माँ के आगे कुछ बोल न सका। रतन की माँ ने सबको सारी बातें बताईं। सबने मोहन से अपने बुरे बर्ताव को लेकर माफी मांगी। मुझे भी माफ कर देना मोहन। मैं जमींदार की बातों में आकर तुम्हें चोर समझ बैठा था। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम निर्दोष हो तो मेरे घर में किसने चोरी की? उस चोर के वजह से मेरे चरित्र पे धब्बा लगा है। मैं उस चोर को जरूर ढूंढ निकालूंगा। सबकी आंखों से पर्दा हटा और सब अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद मोहन ने रत्न और उसकी माँ को अपने घर में बिठाया ताकि वे लोग आपस की सारी रंजिशें दूर कर सके।
रतन बेटा, शहर में तू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी माँ के साथ समय भी नहीं बीतता था। और तो और तूने किसी और की बातों में आकर कई सारे मजदूरों को काम से निकाल दिया। बस यही वजह थी कि मैं शहर में रहना नहीं चाह रही थी। मुझे माफ करना माँ, तेरे आने के बाद मैंने पूरी जांच पड़ताल की, तब मुझे पता चला कि वो सारे मजदूर निर्दोष थे। सामान में मिलावट तो मुंशी करता था। मुझे अच्छा लगा यह देख करके आपने अपने बेटे को माफ कर दिया। मोहन, तुम्हारे सर पे इतना बड़ा दाग लगा है, अब तुम क्या करोगे? मुझे अब जमींदार पे शक हो रहा है। उसने बिना वजह सबसे जमीन छीन ली और अब सारे गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मोहन को जमींदार पे शक हुआ। रात हुई। मोहन और रतन जमींदार के घर के बाहर छुपकर नजर रखने गए। खिड़की खुली थी। अंदर जमींदार और उसका नौकर बात कर रहा था। मालिक, आपके कहने पे मैंने चोरी की, पर वो मोहन तो बच निकला। मैंने सोचा था कि मैं मोहन को चोर साबित करके जेल भेज दूंगा, जिससे सारे गांव वालों का ध्यान उसके ऊपर रहेगा और हम खेतों में नशीले पदार्थ उगाकर खूब पैसे कमाएंगे। पर उस रतन की मां ने मेरे षड्यंत्र पे पानी फेर दिया। मोहन और रतन ने सारी बातें सुनी। आखिरकार मोहन को पता चला कि जमींदार अपने खेतों में नशीले पदार्थ की खेती करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जमीन वापस ली थी। अगले ही सुबह रतन और मोहन ने सारे गांव को सच बताया और जमींदार को उसके नौकर के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया रतन सेठ, आपके कारण मैं दोषी को पकड़ सका। आज से हम दोनों मित्र हैं। मेरे पास मेरे पुरखों की एक जमीन है इस गांव में। मैं तो अपनी माँ के साथ शहर वापस लौट रहा हूँ, तो अब तुम ही उस जमीन की देखरेख करना। रतन ने खुशी खुशी अपने पुरखों की जमीन मोहन के नाम कर दी। मोहन ने बाकी किसान भाइयों को अपने साथ काम में रखा। भगवान की दया से मोहन का जीवन सुखद हुआ और उसने फसल उत्सव की प्रतियोगिता भी जीत ली। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जल्दी बाहर आओ। सोहम की पुकार सुनकर माँ घबराते हुए घर के बगीचे में आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? माँ ये देखो, हमारे सारे फूल मुरझा गए हैं। लगता है गर्मी बढ़ने के कारण फूल मुरझाए हैं। बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक होगा माँ? इतनी मेहनत से मैंने अपना बगीचा संवारा था। मैंने बहुत प्यार से एक एक फूल का ध्यान रखा था, फिर ऐसा कैसे हो गया? तू परेशान क्यों हो रहा है? इन फूलों में पानी डाल दे, थोड़ी देर बाद खुद खिल उठेंगे। हाँ, मैं अभी जाता हूँ पानी लाने। सोहम फौरन पानी लाने के लिए गांव के कुएं के पास चला जाता है। वहाँ गांव के कुछ लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं। क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? गांव के मुखिया भी वही परेशान खड़े होते हैं। सोहम के पूछने पर वे उससे कहते हैं, सोहम ये देखो, धूप और गर्मी के कारण कुआं सूख रहा है। ऐसे में इस तड़पाती गर्मी में हम सब कैसे गुजारा करेंगे, बस इसी बात की चिंता हो रही है। सोहम का पड़ोसी रमेश रोते हुए कहता है, अब मैं खेती कैसे करूंगा? हम सब पानी के बिना इस बेरहम गर्मी में प्यास से तड़पते रहेंगे क्या? मुखिया जी, इस समस्या का हल जल्दी निकालना होगा, वरना गांव की खुशियां तबाह हो जाएगी। तुम सब समस्या का उपाय सोचो। वैसे सोहम, तुम्हें क्या हुआ? इतने शांत क्यों खड़े हो? काफी उदास भी लग रहे हो। कुछ नहीं मुखिया जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। सोहम बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। रात होती है। सोहम की माँ उसकी फिक्र में घर से बाहर निकलती है। ये सोहम कहाँ चला गया? मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। सुबह से अभी तक घर नहीं लौटा है। आज आने दो घर, अच्छे से खबर लूंगी। फिक्र करते करते माँ आगे बढ़ती है। तभी कुछ दूर चलकर उन्हें सोहम एक पेड़ के नीचे बैठे दिखता है।
बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है? बहुत रात हो गई है, चल घर चलते हैं। मैं कब से बावलों की तरह घर पर तेरा इंतजार कर रही हूँ। नहीं माँ, मुझे घर नहीं जाना। घर जाऊंगा तो बगीचे को देखकर मन और उदास होगा। अच्छा ये बता, तू तो पानी लाने गया था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से लाऊं पानी माँ? गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख रहा है। और तो और मैं आसपास के सारे गांव घूम आया, पर कहीं भी पानी नहीं मिला। हर जगह सूखा पड़ा है। हे मेरे खाटू श्याम, ये तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? हम गरीब लोग फूल बेचकर अपना गुजारा करते थे, पर इस बढ़ती गर्मी ने हमारी उम्मीद खत्म कर दी। माँ तू घर जा, बहुत रात हो रही है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। बेटा जब तक तू घर नहीं चलेगा तब तक मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगी, चाहे मुझे पूरी रात यही बैठना पड़े। माँ की जिद के आगे सोहम की एक न चली। वो अपनी माँ के साथ घर गया। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करना, शाम तक लौटूंगा। पर बेटा तू जा कहाँ रहा है? वो माँ, मैं सोच रहा हूँ जब तक हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाती है कोई दूसरा काम कर लूं। आखिर घर के खर्चे निकालने तो पड़ेंगे ना। इतना बोलकर सोहम दूसरा काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे गांव का सबसे धनी व्यक्ति मिलता है। अरे सोहम, कहाँ जा रहे हो भाई? बस सेठ, निकला हूँ काम की तलाश में। भगवान की इच्छा रही तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। तुम्हें कहीं और काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम तो अपने बगीचे के फूल बेचा करते थे ना। अब क्या बताऊं सेठ, इस गर्मी ने मुझसे मेरी उम्मीद छीन ली। मेरा हंसता खेलता बगीचा मुरझा गया है। अब जब तक पानी का कोई जुगाड़ नहीं होता तब तक कोई दूसरा काम ही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी तलाश अब पूरी हुई। मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज से ही काम पे आ सकते हो। नहीं नहीं सेठ, मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो आपका आभारी हूँ। आपने मेरे कंधे का बोझ हल्का कर दिया मुझे काम देकर। तो चलो फिर मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। इसके बाद रतन सोहम को लेकर अपने गोदाम जाता है। वहाँ कुछ मजदूर अनाज की बोरियां उठाकर जगह पे रख रहे थे। सोहम, मुझे ना थोड़े और मजदूरों की जरूरत है ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो सके। आजकल मेरे कारोबार में बढ़ोतरी हो गई है। मजदूरी का काम सोहम के लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी के कारण सोहम इतनी गर्मी में मजदूरी करने के मान गया। ठीक है रतन सेठ, मैं अच्छे से काम करूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अच्छा सुनो, अभी तुम नए आए हो ना, मैं तुम्हें बाकियों से कम मजदूरी दूंगा, क्योंकि यहाँ का ये नियम है कि नए लोगों को शुरू में कम मजदूरी दी जाती है। ठीक है सेठ, जैसा आपको सही लगे। सोहम ने निस्वार्थ आधी मजदूरी में ही काम करना शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन सोहम मजदूरी करते करते बाहर के बगीचे को बहुत प्यार से देख रहा था। क्या हुआ भाई, बगीचे को बहुत ध्यान से देख रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस बगीचे की खूबसूरती देख रहा हूँ। इतने में बगीचे का माली गुस्से में आकर बगीचे का फूल कुचलने लगता है, जिसे देखकर सोहम से रहा नहीं जाता और वो उसे रोकने चला जाता है। भाई रुको, इन सुंदर फूलों को क्यों कुचल रहे हो? माली गुस्से में उसे जवाब देता है, मैं जो भी करूं तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से मतलब रखो। इस बगीचे का माली मैं हूं। पर तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है ना। फूलों को प्यार से खिलाया जाता है, उन्हें गुस्से में मसल के उनकी खूबसूरती नष्ट नहीं की जाती। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम यहाँ के मजदूर हो, मालिक नहीं। एक तो ये रतन सेठ ने मुझे इतनी धूप में माली का काम दे रखा है, मुझे मन नहीं करता धूप में काम करने का। दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। इतने में उनका शोर शराबा सुनकर
बाकी के मजदूर रतन के पास उनकी शिकायत कर देते हैं। सोहम भाई जल्दी चलो, रतन सेठ ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। किसी ने तुम दोनों की शिकायत कर दी है। दोनों घबराते हुए गोदाम के अंदर जाते हैं। क्या बात है? दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे थे? मेरी कोई गलती नहीं है मालिक, ये सोहम मुझे काम नहीं करने दे रहा था। रतन सेठ, ये माली आपके बगीचे के फूलों को कुचल रहा था। मैंने इसे रोका तो इसने लड़ाई शुरू कर दी। क्यों रे माली, सोहम सच कह रहा है क्या? नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपके यहां इतने सालों से काम कर रहा हूं, आज तक आपने ऐसा कुछ सुना क्या मेरे बारे में? ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरी तुमसे आखिर क्या दुश्मनी है? ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं ताकि आप मुझे काम से निकालकर इसे माली बना दें। नहीं, ये सरासर झूठ है सेठ जी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। शांत हो जाओ तुम दोनों। सोहम, तुम्हें काम पर आए कुछ दिन हुए नहीं कि तुमने लड़ाई शुरू कर दी। रतन सेठ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी यहां लड़ाई नहीं हुई। सब अपना काम शांति से करते थे। आज तुम्हारी वजह से इतना समय नष्ट हुआ है, इसलिए आज तुम्हें बस आधे दिन की ही पगार मिलेगी। अब बाकी सब जाकर अपने अपने काम में लगो। इतना बोलकर रतन चला जाता है। माली का झूठ कोई नहीं पकड़ पाता। बस इसी अकड़ में माली भी खुश होकर बगीचे में चला जाता है और सोहम उदास होकर मजदूरी करने लगता है। उदास मत हो भाई, वो माली ऐसा ही है। उदास ना रहूं तो क्या करूं भाई? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा, फिर भी आज मैं सबके सामने झूठा साबित हो गया। तुम झूठे नहीं हो, ये बात यहाँ के आर्य मजदूर अच्छे से जानते हैं। वो तो ये माली बहुत शातिर है, किसी को भी फंसा देता है, इसलिए कोई इसके मुंह नहीं लगता। देखना, भगवान उसकी असलियत एक दिन जरूर सामने लाएगा। इतना बोलकर सोहम चुपचाप अपना काम करने लगा। शाम हुई। सोहम आधी मजदूरी लेकर घर गया। आ गया बेटा, बैठ आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ रुक जाओ। क्या बात है, बोल बेटा। मुझे पानी नहीं पीना, ये ले मेरे आज की मजदूरी। बेटा, आज मजदूरी रोज के मुकाबले इतनी कम क्यों है? माँ, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो बदले में बुरा ही हो जाता है। माँ के पूछने पर एक बेटे के अंदर का दर्द आंसू बनकर बहने लगा और उसने रोते रोते अपनी माँ को सारा सच बताया। रो मत मेरे बच्चे, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। सच सामने आने में भले ही देरी हो जाए, पर सच सामने आकर ही रहता है। माँ ने सोहम को दिलासा दिया, उसे समझाया। तब जाकर सोहम के दिल को ठंडक मिली। और रात में अपनी माँ के साथ भोजन करके वो अपने मुरझाए हुए बगीचे में गया। न जाने मेरा प्यारा सा बगीचा कब पहले की तरह खिल उठेगा। मेरे खूबसूरत फूल कब अपनी सुंदरता के रंग बिखेरेंगे। थोड़ी देर अपने मुरझाए बगीचे में बैठकर सोहम ने अफसोस जताया और सोने चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही वो अपने काम पर गया। आज बड़ा जल्दी आ गया, लगता है कल की डांट का असर है। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। मुझसे उलझ पाओ, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। सोहम उस घमंडी माली को बिना कोई जवाब दिए गोदाम के अंदर चला जाता है। अंदर रतन अपनी बहन माया के साथ बैठा हुआ था। सोहम, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये मेरी बहन माया है, आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से आई है। अब से ये मेरा कारोबार संभालेगी, इसलिए जो भी जरूरी बातें हो इसे बता देना और बाकी मजदूरों को भी कह देना। भैया, आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बेफिक्र रहिए। चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। रतन कारोबार की जिम्मेदारी माया के ऊपर छोड़कर अपने दूसरे कामों में चला जाता है। माया बहुत गुणवान और जिम्मेदार लड़की थी। उसने बिना एक क्षण की देरी किए अपना काम शुरू कर दिया। सोहम, यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं,
चाहे मजदूर हो या माली, मुझे उन सभी की जानकारी और पूरे साल का हिसाब किताब चाहिए। जी मालकिन, जैसा आप कहो। मैं घर जा रही हूँ, आधे घंटे में काम पूरा करके घर आ जाना। इतना बोलकर माया घर चली गई। आदेश मिलते ही सोहम अपने काम में लग गया। कुछ देर में सारे मजदूरों के आने का समय हुआ। अरे सोहम भाई, आज बड़ी जल्दी आ गए। आज सेठ किसी भी वजह से मुझसे नाराज ना हो, इसलिए मैंने कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अच्छा किया तुमने। वो माली अब तुम्हारे पीछे पड़ा है कि तुम कोई गलती करो और वो फिर से तुम्हारी चुगली करे। अच्छा, अब मैं सेठ के घर जा रहना हूँ। माया मालकिन को पूरे साल का हिसाब किताब देखना है। अच्छा, तो रत्न सेठ की बहन ना शहर से आ गई। मैंने सुना है कि वो अपने सारे काम में बहुत पक्की है। हाँ, ये तो है। तभी तो शहर से आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। हर लड़की को उनके जैसा ही सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतना बोलकर सोहम माया के पास हिसाब किताब लेकर चला जाता है। माया सारा हिसाब किताब देखती है और उसे पता चलता है कि पूरे साल किसी ने हिसाब में बहुत घपला किया है। ये क्या सोहम, हिसाब में इतनी गड़बड़ी कौन कर रहा है? हर साल जितना मुनाफा होना चाहिए उससे कम ही पैसे आते हैं खाते में। पता नहीं मालकिन, मैं तो कुछ दिन पहले ही काम में आया हूँ। अच्छा, इससे पहले तुम क्या करते थे? मालकिन, मैं फूल बेचा करता था। मेरा खुद का बगीचा था, पर गर्मी और पानी की कमी के कारण सारे फूल मुरझा गए। ओह अच्छा, वैसे हमारे बगीचे का काम कौन संभालता है? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ मालकिन, कुछ हुआ है क्या? अब तुम काम पर जाओ, मैं शाम को भैया के साथ आऊंगी, फिर सब पता चलेगा। माया ने सोहम को बिना जवाब दिए भेज दिया। सोहम के मन में सवाल पैदा हो गए कि आखिर कौन है वो जमाखोर जो हिसाब में चोरी करता है। शाम हुई, सारे मजदूर काम कर रहे थे। तभी माया रतन के साथ वहां आती है। सोहम, सारे मजदूर और माली को लेकर यहाँ आओ। सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी बहुत चिंतित थे कि अचानक सबको एक साथ क्यों बुलाया गया। इतने में माली उनसे सवाल पूछ बैठा। मालिक, क्या बात है? हम सबको क्यों बुलाया गया है? तुम ही बगीचे को संभालते हो ना? जी मालकिन, देखिए बगीचा कितना सुंदर और खिला खिला लग रहा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। भैया, यही है असली गद्दार। इतने सालों से ये मासूम बनने का ढोंग करके आपको धोखा देते आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो मालिक का वफादार हूँ। नाटक बंद कर अब तू। मैंने भी हिसाब देखा है। फूल बेचकर जो भी मुनाफा होता है, तू उसकी आधी रकम ही खाते में जमा करता था। हम तो पहले से ही जानते थे कि ये भरोसे के लायक नहीं है। मालिक, आपकी बहन झूठ बोल रही हैं। मैंने कोई घपला नहीं किया। चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के बारे में ऐसे बोलने की? अब तू यहाँ काम नहीं कर सकता है। मैं ऐसे धोखेबाज लोगों को काम पर नहीं रखता। माली का सच सामने आते ही उसे काम से निकाल दिया जाता है। उसके जाते ही लोगों के बीच हलचल होने लगती है। अब बगीचे को कौन संभालेगा? ये सुनकर माया रतन से कहने लगती है। भैया, सोहम को बगीचे की देखभाल में लगा लीजिए। मैंने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि ये बहुत मेहनती और ईमानदार है। ठीक है, तो आज से सोहम बगीचे का सारा काम करेगा। शुक्रिया सेठ जी, मैं पूरी लगन से अपना काम करूंगा। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैंने उस दिन झूठ नहीं कहा था। ठीक है, अब जा अपना काम कर। सच तो सामने आया, पर रत्न धनी होने के कारण बहुत घमंडी हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। सोहम बगीचे को बहुत प्यार से संभालता था। एक दिन वो बगीचे में काम कर रहा था, तभी माया वहां आती है। क्या बात है सोहम, तुमने तो कुछ दिनों में ही पूरे बगीचे का रंग रूप ही बदल दिया। बगीचा पहले से काफी सुंदर लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपके बगीचे में समय पे पानी डलता है। आप लोग तो शहर से पानी मंगवाते हैं ना,
आप जैसे धनी लोगों के ऊपर गर्मी का कोई असर नहीं होता होगा। लगता है बगीचे से तुम काफी जुड़े हुए हो, इसलिए भावुक हो गए। मालकिन, मुझे फूल उगाना, उनकी देख रेख करना बहुत पसंद है। मुझे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत सुकून मिलता है। अच्छा लगा है ये देखकर कि तुम्हें फूलों की जानकारी इतनी बारीकी से है। फूल दिल को सुकून पहुंचाते हैं, इसलिए तो कोई त्योहार हो या शादी लोग फूलों को ही महत्व देते हैं। हाँ, फूलों की सुगंध मन मोह लेती है और उनकी सुंदरता दिल को छू लेती है। सोहम की बातों से माया बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। सोहम पूरी निष्ठा और लगन के साथ बगीचा संवारने लगा। धीरे धीरे माया का सारा ध्यान सोहम के ऊपर आ गया। यह कहानी है कुणाल नामक एक मेहनती लकड़हारे की, जो रोशनीपुर गांव में रहता था। कुणाल अत्यंत दयालु और ईमानदार था और गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। कुणाल जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और गांव गांव जाकर बेचता। दादाजी कमल, ये लो आपकी लकड़ियां। हाँ बेटा, ला दे, इसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन आज मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दे पाऊंगा। अभी मेरे बेटे ने शहर से पैसे नहीं भेजे। कोई बात नहीं दादाजी, जब आपके पास पैसे आ जाए तब दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। धन्यवाद दादाजी, बस आपका यही आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, और भी जगह लकड़ियां देनी है। आगे बढ़कर कुणाल चाचा चमन के घर पहुंचा। चाचा चमन, लकड़ियां लाया हूँ। अरे कुणाल आ गया। अरे आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ठीक है चाचा, अभी देता हूँ। ये लो आपकी बाकी की लकड़ियां। ठीक है, ये लो बेटा इसके पैसे। और हाँ, कल और लकड़ियां लेते आना। सुना है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठीक है चाचा, मैं लेता आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद कुणाल घर की ओर निकल पड़ा। तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगी। हे भगवान, हवा तो बहुत तेज हो गई है। मुझे जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। हे भगवान, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो इस ठंड भरी हवा से बच जाऊं। कुणाल की पत्नी ममता घर पर उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, कहाँ रह गए ये? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अभी तक घर नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है उन्हें कि घर जल्दी आ जाया करिए, ठंड का समय है, लेकिन यह है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। ममता, ओ ममता। आ गए आप? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठंड में शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। चलिए चूल्हे के पास बैठ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। हाँ ममता, तुम ठीक कह रही हो। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। कल से मैं और सुबह जल्द घर से निकल जाया करूंगा और शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाया करूंगा। ममता, वो मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बढ़ गई है ना, तो बिना कंबल की रात नहीं कटेगी। जी हाँ, आप खाना खा लीजिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। इस तरह कुणाल का परिवार उस रात खाना खाकर सो जाता है। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह ठंड की रात गुजार रहे थे। सर्द हवाओं का पहरा पूरे गांव में छाया हुआ था। अगले दिन सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। अरे ममता, सुनती हो? जरा मेरा टिफिन बांध कर दे दो, फिर मैं काम पर निकलूं।
हाँ बस अभी लाई। ये लीजिए आपका टिफिन। अच्छा ममता, तो मैं निकलता हूँ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। जल्दी से जंगलों के लिए निकल जाता हूँ, तभी शाम होने से पहले घर आ पाऊंगा। कुणाल घर से निकल जाता है। कुणाल गांव से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। कुणाल भाई, लकड़ियां लेने जा रहे हो? हाँ भाई, वहीं जा रहा हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इसीलिए ठंड की पहले से ही तैयारी करके रखो। हे भगवान, अगर बारिश हो गई तो ठंड में तो सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या भाई तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम खत्म हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। इस गांव में विक्रम नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो बहुत लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचा करता था। विक्रम ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में जमा कर लिया था। अरे, आप इतनी सारी लकड़ियां केवल जमा करे जा रहे हैं, इसे गांव में जाकर बेच क्यों नहीं आते? अरे शिवानी, तुम बस देखती जाओ। कुछ दिन में ही गांव में बारिश होने वाली है। उस समय जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। तब मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी मेरी बात मानिए, तो ऐसा करना सही नहीं है। अरे अब तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। विक्रम अपनी पत्नी को चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से कुणाल की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। हे भगवान, ये तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी यह मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। ममता, ओ ममता। जी क्या हुआ? ये देखो ममता, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। जी आप चिंता मत कीजिए, ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। अगले दिन सुबह। अरे ममता, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर यह बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? जी बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं। दोनों आग जलाकर वहां बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। हे भगवान, बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गई और यह बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश बंद हो गई। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई होंगी। एक काम करते हैं, गांव में सरला काकी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। कुछ दिन का तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है।
उपले लेकर ममता घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये कड़ाके की ठंड और अब ये बारिश, लगता प्रभु जान ही लेकर मानोगे। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं तो इस बारिश से छुटकारा मिले। भीगते भीगते ममता घर पहुंच जाती है। अरे तुम तो पूरी भीग गई हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम को जिस मौके की तलाश थी वो आ चुका था। विक्रम अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे विक्रम लकड़ियां लाया है, ला जल्दी दे दे, इसकी बहुत जरूरत थी। ये लो काका। ये लो विक्रम इसके पैसे। काका ये तो केवल 50 रुपए हैं, 50 रुपए और लगेंगे। क्यों कुणाल तो 50 रुपए में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका आपको तो पता ही है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको इसके 100 रुपए देने होंगे। कुणाल भी शायद आपको लकड़ियां ना दे पाए, क्योंकि मैं यह लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूं और मुझे भी यह काफी महंगी ही मिली है। ठीक है, ये लो बाकी के 50 रुपए। इस तरह विक्रम पूरे गांव में लकड़ियां बेच देता है और उसको लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी विक्रम से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज कुणाल के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और लेने के लिए पैसे भी नहीं है। आप जाइए ना गांव में, देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो लाला की दुकान से उधार ही लेते आना। ठीक है ममता, मैं जाता हूँ। कुणाल खाने की तलाश में निकल पड़ता है और लाला की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे कुछ राशन की जरूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो कुणाल, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। लाला जी कुछ भी दे दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। देख कुणाल, तू मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात समझ, तू किसी और से मांग कर देख ले। लाला जी कुणाल को साफ साफ मना कर देते हैं और कुणाल निराश होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ये ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं घर में, कुछ और जलाने के लिए भी नहीं। अब क्या करूं? तभी कुणाल का एक दोस्त रिंकू वहीं से गुजरता है। अरे कुणाल, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या कुणाल भाई बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो? कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं रिंकू भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और लाला जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। ममता भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है कुणाल। सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। काफी दिन से बारिश हो रही थी तो मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, मैं बस इतना ही तेरी मदद कर सकता हूं। सुबह से 20 रुपए की ही आमदनी हुई थी, ये तू रख ले। रिंकू भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई, आखिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम चिंता मत करो, ये आलू तुम घर ले जाओ। ठंड बहुत है, मैं भी घर को ही जा रहा हूं। आलू लेकर कुणाल घर पहुंच जाता है। ममता, ये लो कुछ आलू, तुम इन्हें उबाल लो। आज इसी को खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे।
ममता चूल्हा जलाकर आलू उबाल देती है। ममता, इस पर थोड़ा सा काला नमक छिड़क दो। जी अभी डालती हूँ। ममता ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है। बेटा कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारा की मदद करो बेटा, कोई तो सुन लो। उन्होंने देखा कि ठंड में एक अम्मा बाहर खड़ी थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रही हो? बेटा मैं कई दिन से भूखी हूँ, पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है, कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यहीं प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। कुणाल अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर अम्मा को दे देता है। बेटा बहुत ठंड लग रही है, हो सके तो कुछ लकड़ियाँ जला दो। माफ करना अम्मा, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची हैं। थोड़ी सी लकड़ियां थी जिन पर हमने आलू को पका दिया है। अब जलाने के लिए हमारे पास कोई लकड़ियां नहीं बची। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम यह खाना तो है, मैं इसे ही खा लेती हूँ। आलू को खाकर उनका पेट भर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, काफी दिन से भूखी थी, आज इन आलू को खाकर मेरा पेट भर गया है। अम्मा की नजर जब उनके बर्तन पर पड़ी तो वे बिल्कुल खाली हो गए थे। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारे सारे आलू खा लिए, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। अरे बेटा तुम कितने दयालु हो। बेटा मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर यह लो, ये कुछ बीज हैं, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। ये किस चीज के बीज हैं? बेटा ये जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उन्हीं के बीज हैं, इससे तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियां मिलेगा। लेकिन अम्मा, ये तो बीज है, इन्हें पेड़ बनने में काफी समय लग जाएगा। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। तुम इसे बस अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर इसका कमाल तुम अगले दिन देखना। अच्छा बेटा तो मैं चलती हूँ। अम्मा, आप इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी वह पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। कुणाल और ममता उन बीजों को अपने आंगन में लगा देते हैं। जब सुबह होती है तो कुणाल को उन बीजों की याद आती है और वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नजारा देखकर कुणाल हैरान था। अरे ये क्या है ममता? ओ ममता, जल्दी आओ। कुणाल द्वारा लगाए गए बीज अब ऊंचे ऊंचे पेड़ बन चुके थे। ये देखकर कुणाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो सच में जादुई पेड़ है। जी, अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। जी हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। लकड़ियों को काटकर कुणाल गांव की ओर निकल पड़ता है। दादाजी कमल, तुम्हारे लिए लकड़ियां लाया हूं। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो लकड़ियां देने यहाँ चला आया। 2 दिन से ठंड से परेशान थे, जलाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं बची हैं। पिछले 2 दिनों से विक्रम भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा। दादाजी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रोज लकड़ियां समय पर पहुंचा दिया करूंगा। लेकिन कुणाल बेटा, तुम्हारे पास ये लकड़ियां कहाँ से आई? काफी दिन से सूरज तो निकल नहीं रहा।
फिर ये सूखी लकड़ियाँ तुम कहाँ से लेकर आए? दादाजी बस ये समझ लो, ये भगवान का चमत्कार है। अच्छा दादाजी, अब मैं चलता हूँ और गांव में लकड़ियाँ देने जाना है। लेकिन यह सब होते हुए विक्रम अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए विक्रम ने कुणाल का पीछा करना शुरू कर दिया। जी आ गए आप। लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गई। हाँ ममता, अब हमें कभी दूसरी जगह से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी, भला हो उस अम्मा का जिसने हमें यह जादुई पेड़ दिया है। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो यह जादुई पेड़ है, क्यों ना मैं भी इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा लूं। ऐसा सोचकर विक्रम उस समय तो वहां से चला जाता है। लेकिन रात के समय कुणाल के घर के पास आकर वह उस पेड़ से चुपके से लकड़ियां काट लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन सुबह विक्रम अपनी लकड़ियां बेचने निकला। दादाजी, लकड़ियां लाया हूँ, बोलो कितनी चाहिए। अरे विक्रम, अब मुझे तुम्हारी लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुणाल मुझे समय पर लकड़ियां दे जाता है। तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। दादाजी ने विक्रम से लकड़ियां खरीदने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। विक्रम गांव के और लोगों के पास भी जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि मजबूरी के समय में विक्रम ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। काफी महंगे दाम पर लकड़ियां बेचकर उसने गांव वालों से खूब मुनाफा कमाया था। विक्रम को भी अच्छा सबक मिल चुका था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। किसी गांव का कोई व्यक्ति भी उसे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था। मजबूरन विक्रम को लकड़ी बेचने का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ा। नहीं मोहन, आज रुकना नहीं है। अगर आज रुक गया तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बस थोड़ा और। मोहन कड़ी धूप में तड़के से खेत में अकेला काम कर रहा था। मोहन को काम करता देख गांव का एक आदमी उसके पास आता है। अरे भाई, तुम सुबह से काम कर रहे हो, थकान नहीं हुई क्या? कुछ खा लो, उसके बाद काम कर लेना। नहीं भाई, मुझे खाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे बहुत मेहनत करनी है ताकि इस साल मेरी भी फसल देखकर जमींदार खुश हो और मुझे अच्छी जमीन दे दे खेती के लिए। बात तो तुमने सही कही मोहन। तुम गांव में इकलौते हो जिसे बंजर जमीन दी गई है खेती के लिए। तुम पर बहुत तरस आता है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। तुम्हारा शुक्रिया मित्र, पर तुम फिक्र मत करो। इस साल फसल उत्सव में लोग मेरी भी फसल खरीदने आएंगे, देखना तुम। इतना बोलकर मोहन खुशी खुशी अपना काम करने लगता है। उसके मन में एक उम्मीद थी कि इस बार वो गांव के फसल उत्सव में, जो हर साल बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, में भाग लेकर रहेगा और अपनी एक पहचान बनाएगा। काम करते करते शाम होती है। मोहन का सहायक अपने घर जाने लगता है। चलो भाई, शाम हो गई है, अब मैं घर जाता हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। आज के लिए बहुत धन्यवाद मित्र। अंधेरा हो गया है, संभल कर घर जाना। वो आदमी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मोहन भी थकान और पसीने से लथपथ होकर अपने घर को जाता है। घर में उसकी पत्नी राधिका बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए आप। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है राधिका? इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक मैं बस आपको कड़ी मेहनत करते हुए ही देख रही हूँ, पर मेहनत का फल तो हमें कभी मिलता ही नहीं। मुझे लगता है ये गांव ही हमारे लिए मनहूस है।
हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान, हमारी किस्मत ही हमसे रूठी हुई है, तो इसमें गांव का क्या दोष। यह सब मैं नहीं जानती। अगर इस बार भी फसल उत्सव में हमें नाकामी हासिल हुई तो हम गांव छोड़ देंगे। आपको मेरा ये फैसला मानना होगा। चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर इस बार भी फसल नहीं होगी तो हम हमेशा के लिए ये गांव छोड़ देंगे। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे वादा कर दिया। उसे लग रहा था कि इस बार वो बंजर जमीन में फसल उगा लेगा। मोहन आने वाले खतरे से अनजान होकर बेफिक्र हुए सो जाता है। अगली सुबह मोहन खेती करने के लिए घर से निकलने लगता है। तभी आंगन में उसके बीमार पिता उसे रोक लेते हैं। बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वो पिताजी, मैं खेती करने जा रहा था। इधर आ, कुछ समय अपने बूढ़े पिता के साथ बैठ तो सही। कितने दिन हो गए मैंने तुझसे सुकून से 2 पल बातें भी नहीं की। ये सुनते ही मोहन भावुक हो जाता है और अपने पिता के पास जाकर बैठ जाता है। कहिए पिताजी, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ नहीं बेटा, तू हमारे लिए जितना कर रहा है वही बहुत है। तू अपनी सेहत की फिक्र किए बिना हमारे लिए दिन रात काम करता है। देखना भगवान तुझे एक दिन जरूर कामयाब बनाएगा। बस पिताजी, आपका आशीर्वाद और प्यार ही मुझे हिम्मत देता है। पता है बेटा, जब तेरी माँ जिंदा थी तो हम दोनों पूरे गांव में साथ घुमा करते थे। जब से तेरी माँ स्वर्ग सिधारी है, ये घूमने फिरने का शौक मिट गया है। पर इस गांव की मिट्टी मुझे हर वक्त तेरी माँ की याद दिलाती। मैं जानता हूँ पिताजी, आप इस गांव से बहुत जुड़े हुए हैं। आपका बचपन इसी गांव में बिता है। बात करते करते मोहन के पिता भावुक होकर रोने लगते हैं। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे मेरी जन्मभूमि से दूर मत करना। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कल बहू की बातें सुनी। तू कुछ भी करके अपना काम जमा ले, फसल उत्सव में शामिल हो जा। इस गांव में मुझे तेरी माँ की मौजूदगी महसूस होती है। मैं अपनी आखिरी सांस तक यही रहना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मोहन ने अपने पिता को दिलासा दिया। मोहन इस साल कैसे भी करके अपनी बंजर जमीन पे फसल का सोच ही रहा था, तभी जमींदार का नौकर हरिया वहां आता है। ए मोहन, चल, जमींदार ने तुझे मिलने बुलाया है। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अचानक जमींदार को मेरी याद कैसे आई? चुपचाप चल, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि यहाँ रुक कर तेरे सवाल का जवाब दूं। मोहन हरिया के साथ जमींदार के घर चला जाता है। वहाँ कुछ किसान पहले से ही मौजूद थे। मोहन उन सबको साथ देखकर हैरान रह जाता है। क्या बात है जमींदार साहब, आज सारे किसान भाइयों को एक साथ यहाँ क्यों बुलाए हैं? तुम सब कान खोलकर सुन लो। मुझे कुछ दिनों के लिए अपना खेत खाली चाहिए। कोई खेती करने मत जाना। कुछ दिन सब आराम करो अपने घरों में। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? हम सब खेती नहीं करेंगे तो इतने दिनों तक खाएंगे क्या? आप एक साथ सभी से जमीन वापस क्यों ले रहे हैं? मुझसे सवाल जवाब मत कर। तेरी हैसियत नहीं है मेरे आगे आवाज उठाने की। वो मेरी जमीन है मेरा। जब मन करेगा मैं वापस लूंगा। मुझसे बहस मत कर। मालिक ऐसा मत कीजिए। खेत के कारण ही तो हमारा घर चल रहा है। अगर खेत ही नहीं रहेगा तो हमारा परिवार भूखा मरेगा। मैंने तुम सबके परिवार का ठेका नहीं लिया है। ये तुम्हारी परेशानी है। तुम जैसे चाहो अपने परिवार का पेट पालो। मैं अपनी सारी जमीनें वापस ले रहा हूं। सारे किसान मायूस होकर घर के बाहर निकल जाते हैं। जमींदार के एक फैसले ने किसानों के पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। जमींदार के एक फैसले ने सबके मन में सवालों की बारिश कर दी थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, जमींदार ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया? इस फैसले से तो उसका काफी नुकसान होगा। उसे हर महीने कर नहीं मिलेगा। हाँ वही ना, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ।
आखिर जमींदार ने अपना नुकसान क्यों किया? वो तो पाई पाई भी सोच समझकर खर्च करता था। भाई अब ये तो वही जाने, उसकी खेती थी उसने वापस ले ली, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हो। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, हम सबको सब्र ही रखना होगा। सभी किसान निराशा और उदास चेहरा ले अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मोहन को इतने दिनों तक घर में बैठा देख एक दिन राधिका उससे पूछ ही लेती है। क्या बात है जी, आजकल आप घर पे ही रह रहे हैं, खेती करने नहीं जा रहे? वो भाग्यवान, मैंने सोचा थोड़ा काम काज से आराम ले लूं। मुझसे झूठ ना कहिए, मैं खूब जानती हूँ आपको। आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से आराम नहीं लेते हैं। सच सच बताइए, क्या बात है? राधिका के पूछते ही मोहन अपनी हिम्मत हार बैठता है। उसके मन का उबाल आंसू बनकर उसके आंखों से बहने लगता है। राधिका, सब बर्बाद हो गया। जमींदार ने सारे किसानों को काम से निकाल दिया, हम सब सड़क पे आ गए हैं। यह क्या अनर्थ हो गया? यही सच है। अब मैं पिताजी की दवाइयों का खर्च कैसे उठाऊंगा, तुम्हारी शर्त कैसे पूरी करूंगा और घर कैसे चलाऊंगा? आप रोना बंद कीजिए, भगवान सब ठीक कर देगा। सुनिए, मेरे गहने हैं ना, हम गहने बेच देते हैं। वैसे भी मैं गहने नहीं पहनती। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे पिताजी की दवाइयों और घर खर्च के लिए पैसे निकल ही जाएंगे। नहीं राधिका, तुम ऐसा कभी सोचना भी मत। वो गहने तुम्हारी माँ ने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें दिए थे। मैं इतना लाचार नहीं कि तुम्हारी माँ की अमानत अपने फायदे के लिए बेचूं। मोहन ने राधिका को समझाया, उसके अंदर ये विश्वास जगाया कि वो बिना गहने बेचे भी अपनी परिस्थिति ठीक कर सकता है। फसल उत्सव का दिन करीब आने लगा था। वो हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलने लगा, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी रतन रहने आया। अरे भाई, ये सज्जनपुर गांव ही है ना? जी हाँ, ये हमारा प्यारा गांव सज्जनपुर ही है। वैसे आप कौन हैं? मैंने तो पहले कभी आपको गांव में नहीं देखा। दरअसल मैं गांव में आज ही रहने आया हूं। मैं एक व्यापारी हूं। शहर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, पर मेरी माता श्री मुझसे रुष्ट होकर गांव आ गई है। ये गांव उनकी जन्मभूमि है। ओ अच्छा,